not only important for NEET but also This call is now being for recorded. 3 marks. Okay, industrial melanism. Now we'll see. They're also known as peppered moth or Biston batularia. You can see clearly. Biston batularia. Industrial melanism is an example of natural selection. It is an example of natural selection. Now what does it represent कि कैसे नेचर ने सिलेक्ट किया। लास्ट उसमें भी हमने डार्विन के कॉन्सेप्ट्स पे बात किए थे। डार्विन टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो भी रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, उसके पास वेरिएशंस होंगे, वो अगली जनरेशन में ज़्यादा प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करेगा। नेचुरल सिलेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेनी, ये कॉन्सेप्ट था डार्विन का। नाउ विल स्टडी अबाउट इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जो अगेन नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल दिखाएगा। नाउ सी, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, बिफोर 1855, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, व्हाट हैपन वाज कि ट्रीज के बार्क पे, मतलब ट्रीज के ट्रंक पे ब्लैक मॉथ की स्पीशीज कम थी comparatively to white moth. Black moth were more comparatively to white moth. But after industrialization, black moth population rises where white moth population reduces. Now, what does it represent? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ब्लैक मॉथ ज़्यादा दिखते थे, वाइट मॉथ के कम दिखते थे वाइट मॉथ के कंपेयर में, बिकॉज जो ट्री बार्क्स थे वो वाइटिश कलर के थे, और जो प्रेस थे जो इन मॉथ को अपना प्रे समझ के खाते थे, और जो इन मॉथ्स को ईट करते थे, उनकी पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादातर ब्लैक मॉथ को टारगेट करती थी, क्योंकि वो ट्रीज के ट्रंक पे इजीली आइसोलेट हो जाते थे। नाउ व्हाट डज इट मीन कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक की स्पीशीज खत्म हो जाएगी। वन सेकेंड। नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट कि ब्लैक मॉथ की जो नंबर है वो कम नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक मॉथ और वाइट मॉथ दोनों थे। प्रेस जो है वो ब्लैक मॉथ को टारगेट करते थे, और वाइट मॉथ इजीली बच जाते थे। उससे क्या होता था, ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन कम हो जाती थी, बट वो एक्सटिंक्ट नहीं होते थे। जबकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ट्रीज के जो ट्रंक हैं या बार्क्स हैं वो ड्यू टू पोल्यूशन टैंड हो गए या ब्लैकिश कलर के हो गए। नाउ आफ्टर turning into black, they supported black moth population, and white moth easily black bark पे visible हो गए। तो जो predators थे उन्होंने white moth को easily प्रे करना शुरू किया, जिसकी वजह से व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन कम हो गई कंपैरेटिवली टू ब्लैक मॉथ। इसकी वजह से नेचर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट मॉथ को सिलेक्ट किया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक मॉथ को सिलेक्ट किया। ये एग्जांपल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन। इसमें दो की कंसेप्ट मैं आपको बता के दे रहा हूँ, वो याद रखना कि नेचुरल सिलेक्शन में नो स्पीशीज एक्सटिंक्ट, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पीशीज खत्म हो जाएगी, कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होता। और दूसरा, जो फिट होगा रिप्रोडक्टिवली, जो फिट होगा रिप्रोडक्टिवली will produce more progeny। ओके, बस ये दो की कंसेप्ट हैं नेचुरल सिलेक्शन के। नाउ नेक्स्ट, म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी या इसको बोल सकते हैं मॉडर्न डार्विनिज्म थ्योरी। देखो, डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें ही डजंट टॉक अबाउट वेरिएशन। वो बोल रहा है जो भी रिप्रोडक्टिवली फिट है वो रिप्रोड्यूस ज्यादा करेंगे, बट वो रिप्रोडक्टिवली फिट क्यों हुए, व्हाट वाज द कॉज कि उसको नेचर ने सिलेक्ट किया। तो वो जो उसके क्वेश्चंस थे उसको म्यूटेशन थ्योरी या हुगो डी व्राइस ने एक्सप्लेन किया है। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, हुगो डी व्राइस। हुगो डी व्राइस वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज। हुगो डी व्राइस वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज।
जिसका दूसरा नाम था ओनेथेरा लैमार्कियाना। इसको लैमार्कियाना नाम है, लैमार्क मत समझ लेना। हुगो डी राइस वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज और ओनिथेरा लैमार्कियाना, और इसका एक और नाम है और 4 o'clock प्लांट। ओके, तो हुगो डी राइस ने इन 3 चीजों पे काम किया। एक ही फ्लावर पे काम किया जिसके 3 अलग नाम है, इवनिंग प्रिमरोज, ओनिथेरा लैमार्कियाना और 4 o'clock प्लांट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो उन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम पड़ा म्यूटेशन थ्योरी, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। डार्विन ने जो बोला था कि दैट वेरिएशन या जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वो फिटेस्ट किस बेसिस पे होगा? उसके पास कुछ अलग जीन्स होंगे जो बाकियों के पास नहीं होंगे। So he said mutations are responsible for evolution. Secondly, mutations provide raw material for evolution. Third, mutations are the source of discontinuous variation. Mutations are the source of discontinuous variation. तो म्यूटेशन ही वो रॉ मटेरियल है या वो एजेंट है जो इवोल्यूशन लाता है, ऐसा हुगो डी ब्राइस ने बोला। अभी कंपैरिजन है जो आप लोगों को नीट में हर बार पूछा जाता है। डार्विन और हुगो डी व्राइस की जो थियरीज थी, डार्विन के लिए वेरिएशन वाज स्मॉल, कंटिन्यूअस, डायरेक्शनल एंड अडेप्टिव। फॉर डार्विन द evolution was small, continuous, directional and adaptive, whereas for Hugo de Vries variation was large, डिसकंटिन्यूअस, नॉन डायरेक्शनल एंड रैंडम। दोनों में याद ये रखना है, वेरिएशन डार्विन के लिए स्मॉल था, हुगो डी व्राइस के लिए लार्ज था। यहाँ कंटिन्यूअस था, वहाँ डिसकंटिन्यूअस था। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद याद रखना पड़ेगा। डार्विन बोलता था वो डायरेक्शनल मतलब एक स्पीशीज को बिलोंग करता था, जबकि हुगो डी व्राइस ने बोला ऐसा नहीं है, स्पीशीज के अंदर रहने वाले अगर 10 स्पीशीज हैं, एक ग्रुप के अंदर रहने वाले 10 ऑर्गेनिजम्स हैं, तो 10 के 10 में चांस है कि किसी में भी हो सकता है, एंड रैंडम। जबकि डार्विन ने बोला कि जो अडेप्ट करेगा वेरिएशन को सिर्फ वही कर पाएगा। नाउ evolution slow and gradual for Darwin and sudden and jerky process evolution, ऐसा हुगो डी राइस ने बोला। सडन एंड जर्की को उसने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन नाम का एक टर्म दिया जिसको सॉल्टेशन बोलते हैं। इवोल्यूशन फॉर हुगो डी राइस वाज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसको सॉल्टेशन बोलते हैं, ये याद रखो। ओके, नाउ विल मूव फर्दर। वेरिएशन लार्ज डिसकंटिन्यूअस, एक बार और रिवाइज कर लो। स्मॉल रैंडम, लार्ज नॉन डायरेक्शनल, यहाँ पे डायरेक्शनल। इवोल्यूशन स्लो एंड ग्रेजुअल, वहाँ पे इवोल्यूशन सडन एंड जर्की। प्रोसेस को सॉल्टेशन या सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, नाउ मॉडर्न थ्योरी जो है इवोल्यूशन की, न्यू डार्विनिज्म थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने मॉडर्न थ्योरी ने कुछ पॉइंट्स डार्विन के लिए और कुछ पॉइंट हुगो डी व्रीज के लिए या म्यूटेशन थ्योरी के, और एक न्यू कुछ चीजें लैक कर रही थी डार्विन के थ्योरी में, कुछ चीजें लैक कर रही थी हुगो डी व्राइस के थ्योरी में। तो एक मिल के एक मॉडर्न थ्योरी बनाएगी जिसका नाम है मॉडर्न थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी। ओके, तो मॉडर्न थ्योरी में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेनी ऑफ द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जो थ्योरी है इसने बोला कि अगर कोई न्यू वेरिएशन आ रहा है या कोई न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, तो वो सिर्फ कुछ फैक्टर्स की वजह से आ सकते हैं, और वो फैक्टर्स है फर्स्ट जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। बोर्ड्स के लिए भी ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन लाते हैं एक स्पीशीज में। पहला है जीन माइग्रेशन, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है म्यूटेशन, फोर्थ है रिकॉम्बिनेशन, रेगुलर सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब हम इनमें से एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले जीन माइग्रेशन। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन 1 है, एक पॉपुलेशन 2। पॉपुलेशन 1 के अंदर रेड और ग्रीन स्पीशीज रह रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन 2 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से क्या हुआ,
पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 में कुछ स्पीशीज जा रहे हैं और पॉपुलेशन 2 से भी कुछ स्पीशीज पॉपुलेशन 1 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उसको अलग आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉपुलेशन बाहर जा रही है उसको हमने सर्कुलर नहीं किया है, जबकि जो पॉपुलेशन वहां से आ रही है यू कैन सी हमने उसको ऐसा सर्कुलर रिंग दिया है। 1 सेकेंड। यू कैन सी ये जो सर्कुलर है दिस वन ये पॉपुलेशन 2 से पॉपुलेशन 1 में आए हैं, और जबकि पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 वाले को हमने कोई भी कैप्सूल्स नहीं बनाया, तो यहाँ पे वो ये गए हैं। तो जीन फ्लो क्या होता है, कोई एक पॉपुलेशन से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करे, दिस इज कॉल्ड जीन फ्लो। जैसे कोई लोग भटिंडा के हैं, वो चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ के लोग कुछ लोग भटिंडा में आ रहे हैं, तो चंडीगढ़ के जो जीन्स है वो भटिंडा में आ रहे हैं, और भटिंडा में जो जीन्स है वो चंडीगढ़ में जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जीन फ्लो। अब उसके अंदर जो एलील्स आते हैं उसको बोलते हैं जीन पूल। इट इज टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स एंड इट्स एलील इन अ पॉपुलेशन। नाउ जीन फ्लो से क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें दूं कि ये कोई जगह है, यहाँ पे ऑल पीपल्स जो है यहाँ पे बाल्ड रहते हैं, टकले रहते हैं, और ये कोई जगह से दूसरे दूसरे जगह से यहाँ पे माइग्रेट किए हुए कुछ वर्कर्स हैं जिनके हेयर्स, जिसके स्कैल्प पे हेयर्स हैं। अब यहाँ पे पहले से बाल्ड की पॉपुलेशन थी, अब बाल्ड के साथ साथ यहाँ पे हेयर वालों की भी पॉपुलेशन हो गई। ये जो जेनेटिक मेकअप में चेंज आया है इसको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्लो या वेरिएशन। पहले इस शहर में सिर्फ टकले दिखते थे, अब बाल वाले भी दिखेंगे। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि दूसरे सिटी से कुछ स्पीशीज नए जगह पे आए हैं और उन्होंने अपने जीन्स को शो किया है। तो ये जो चीज है इसको बोलेंगे हम जीन फ्लो। एक जगह से दूसरी जगह पे जीन अगर ट्रांसफर हो रहा है या कोई न्यूज लोकेशन पे जा रहा है तो वो वहाँ का जीनेटिक मेकअप को चेंज कर देता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई जगह है जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोली जाती है, मान लो हिंदी बोली जाती है, वहाँ पे फॉरेन की पॉपुलेशन आके अगर हैबिटेट कर रही है तो धीरे धीरे वहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलने लगेंगे। और दिस इज द एग्जाम्पल कि जीन फ्लो हो रहा है, इंग्लिश बोलने वाले लोग हिंदी रीजन में जाके सेटल हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जीन फ्लो। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जीन फ्लो की वजह से पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आएगा, ये पहला था। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ना जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम नॉन डायरेक्शनल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन अ स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस। इसका मतलब है रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में ऐसा प्लान नहीं है, किसी जैसे कुछ लोगों ने प्लान किया कि चलो कहीं भी जाके बस जाना है, ऐसा नहीं है किसी भी एक ही शहर में, दिल्ली में ही जाके बसना है, कहीं पे भी चले जाओ, शिमला चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में जम्मू चले जाओ, तो ऐसा रैंडमली नॉन डायरेक्शनल चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत स्मॉल होगी, उसके अंदर कोई न्यू स्पीशीज आएगा या न्यू एलियंस आएंगे तो वो बहुत ज्यादा चेंज दिखाएगा। जैसे population size may be small or high due to geographical isolation, migration by chance and natural calamity। इन सब के कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो काफी कम दिखता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 1 सेकेंड। जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो एग्जांपल है, मान लो ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे रेड कलर के बर्ड्स हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर के बर्ड्स हैं। अब ड्यू टू सम कॉन्सिक्वेंसेस रेड वाले ग्रीन में जाने, रेड वाले ग्रीन में गए, क्योंकि यहाँ पे फूड की स्कैरसिटी थी, तो अब यहाँ पे ग्रीन प्लस रेड दोनों मिलेंगे। और पहले ही ग्रीन की पॉपुलेशन कम थी, मान लो 3 थी, रेड यहाँ पे 6 थे, 3 उड़ के आ गए। अब यहाँ पे रेड और ग्रीन, जो यहाँ पे पहले डोमिनेंट था ग्रीन, अब वो 50% हो गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जीन फ्लो ही होना एक तरीके से, बट स्मॉल पॉपुलेशन में होना जहाँ पे बहुत जल्दी चेंजेस दिखना। तो ये पॉपुलेशन स्मॉल में दिखता है, जोग्राफिकल आइसोलेशन, माइग्रेशन बाय चांस, इन सब की वजह से होता है। ओके, नाउ थर्ड इज म्यूटेशन। म्यूटेशन आप सबको पता है,
जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्शन है, हमारे अंदर हम लोग एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम लोग एग्जैक्टली सेम रेप्लिका नहीं दिखते हैं। ह्यूमंस की भी एग्जांपल ले लो, 99.99% जीन्स हम सब के सेम है, सिर्फ 0.1% अलग है, पर वो 0.1 के वजह से हम सब का फेस ऑलमोस्ट सबसे अलग दिखता है। तो उसका रीजन है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पर उसके अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए तो और ज्यादा चेंजेस दिखते हैं। जैसे म्यूटेशन का एक एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, सिकल सेल एनीमिया। उसमें सिकल सेल एनीमिया उसमें क्या होता है, जो आरबीसीज हैं उसमें 6th नंबर के चेन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह म्यूटेशन हो जाता है और ये हटके यहाँ पे एक न्यू वैलिन नाम का अमीनो एसिड लग जाता है। तो जिसकी वजह से ये पूरा जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। पहले ये सीक्वेंस ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था आप, और अब वैलिन के लिए कोड करेगा। तो आप लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ाई होगा ये। तो ये जो है एक पोजीशन को शिफ्ट करने की वजह से पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। इसको बोलते हैं म्यूटेशन। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो हमारे पास सारे के सारे ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से अचानक से हमने एक जगह पे रेड बॉल रख दिया। अब क्या हो जाएगा, इस पूरे ब्लू में एक रेड ऑड दिखेगा। बट यही है म्यूटेशन थ्योरी। अगर कोई एक जन म्यूटेट कर जाए तो अगली जनरेशन में हमें सिर्फ ब्लू नहीं, ब्लू के साथ रेड बॉल्स भी मिलेंगे। तो हो गया म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से अगली जनरेशन में न्यू स्पीशीज आ रही है रेड कलर के बॉल। तो ये एग्जांपल है म्यूटेशंस के। म्यूटेशंस में म्यूटेशंस होने के बहुत सारे रीजंस हैं, नेचुरल रीजंस हैं, फिजिकल रीजंस हैं। इट ऑल लीड्स टू इवोल्यूशन। म्यूटेशन भी एक फैक्टर है इवोल्यूशन का। तो अब तक हमने 3 फैक्टर देखते हैं, जीन फ्लो, और कंटिन्यू जीन फ्लो हो रहा है उसको जीन माइग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्मॉल पॉपुलेशन में रैंडमली कोई चेंज आ जाए। नेक्स्ट म्यूटेशन। नाउ यू ऑल नो अबाउट रिकॉम्बिनेशन। जो फोर्थ स्पीशीज है वो है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन आपने 11th में सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। रिकॉम्बिनेशन के कारण ही हम लोग हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होने के बाद भी वी आर डिफरेंट। रिकॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ब्लू के साथ रिकॉम्बिनेट करता है और एक न्यू क्रोमोसोम्स को ये करता है जिसके अंदर चेंजेस दिखते हैं। आपने ये सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। रिकॉम्बिनेशन इज द मेन जो भी वेरिएशन हमें हर जनरेशन में दिखती है, जैसे हमारे दादाजी, हमारे फादर और फिर हम, ये जो थर्ड जनरेशन है, इस तीनों जनरेशन में सबकी फेस का शेप या स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। ऑल्दो जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे कि कुछ कुछ लोगों की फैमिली में नोज का पैटर्न सेम होता है, कुछ कुछ लोगों में ईयर का पैटर्न सेम होता है, कुछ कुछ लोगों में आईज का पैटर्न, तो वो सेम रहता है। पर बाकी सब फेस में चेंजेस आते हैं, ये ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है मियोसिस 1 में। जो स्टेजेस हैं पैचिटिन, डिप्लोटिन, इन सब के अंदर पैचाइटिन के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है। ये बॉटनी में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन एक मेन रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है वेरिएशन लाने के लिए। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फिफ्थ वाला नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि मैंने वो ऑलरेडी हमने वो डार्विन के कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है। तो जीन माइग्रेशन हमने पढ़ लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ लिया, म्यूटेशन पढ़ लिया, रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया और नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिया। डन। Okay, now we'll move further. Hardy-Weinberg principle. Now, Hardy-Weinberg principle एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। उसके लिए पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि जीन और एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन लार्ज पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसने क्या बोला कि मान लो ये कोई एरिया है, इस एरिया के अंदर दो पॉपुलेशन रह रहे हैं, एक रेड वाले
दूसरे ब्लू वाले। तो और इसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप बन रहा है वो हमेशा वो बन रहेगा। मतलब मान लो ये 0.5 हो सकता है, ये 0.5 हो सकता है, ये 0.3 अगर होगा, एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा उसको इंक्रीज करके 1 बना देगा। मान लो अगर ये बढ़ रहा है, ये 0.8 हो गया, तो ये कम हो जाएगा अपने आप, ये 0.2 हो जाएगा। ऐसा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल ने बोला था। इन शॉर्ट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। ये हार्डी वेनबर्ग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई एरिया है वहां पे बहुत आइसोलेटेड है वो मेन लैंड से, तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन ना के बराबर होगा। ना के बराबर रिकॉम्बिनेशन होगा क्यों? क्योंकि वो लोग एक दूसरे में, रेड वाला ब्लू के साथ ही ब्रीड करेगा, तो उनके प्रोजेनी में कोई न्यू वेरिएशन नहीं आएगा, तो वो लोग 100 साल से वही स्पीशीज या वही जीन्स को कैरी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये ऐसी कंडीशन है जो आइलैंड में लोग बहुत दूर से रहते हैं, मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है, तो वहीं पे मीटिंग होगी, वहीं पे शादियां होंगी, तो वही पॉपुलेशन के अंदर जो मेकअप है वही हर जनरेशन टू जनरेशन, जो 100 साल पहले जेनेटिक मेकअप था कि वहां पर रेड और ब्लू कलर के लोग रह रहे हैं, वो आज भी 100 साल बाद भी रेड और ब्लू है, क्योंकि वो आइसोलेटेड है। और इसमें न्यू स्पीशीज, मान लो अगर यहाँ पे कोई ग्रीन वाला स्पीशीज आ गया और वो अंदर आ गया, तो अब ग्रीन भी पॉपुलेशन में दिखेंगे। पर हार्डी मेंबर बोलता है ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं आती है। मतलब वो जो ऊपर के हमने 5 फैक्टर्स देखे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वो अगर आ गए तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। मतलब जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, अगर ये फैक्टर्स आ गए तो यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन हो जाएगा। बट हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल ने बोला कि म्यूटेशन होता ही नहीं है। तो यू कैन सी हियर, जीन और एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये कब हो सकता है कांस्टेंट? कोई इवोल्यूशन ना हो, इफ मेटिंग ऑकर्स एट रैंडम। मतलब किसी ने प्रिफरेंशियल मीटिंग नहीं किया कि अगर कोई फीमेल ने, उसके पास दो ऑप्शन है, एक 99% वाले लड़के से शादी करने की, एक 70% की। अगर वो सिर्फ 91% वाले से शादी कर रही है, उस पॉपुलेशन में सारी फीमेल्स टॉपर बच्चों से मेटिंग कर रही हैं, तो क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो स्पीशीज हैगी वो होशियार ज्यादा पैदा होगी, बिकॉज यहाँ पे प्रिफरेंशियल मीटिंग किया है। जबकि रैंडम मीटिंग में क्या होता है, कोई भी फीमेल कोई भी मेल पार्टनर से रैंडमली मैरिज कर लेगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मतलब एक ऐसी इमेजिनरी कंडीशन है जहां पे इवोल्यूशन, एक स्पीशीज के अंदर कोई इवोल्यूशन हो ही नहीं सकती। उसके लिए दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट होगी। पहला, मेटिंग ऑकर्स एट रैंडम, मेटिंग रैंडम होना चाहिए। और एब्सेंस ऑफ 5 फैक्टर्स, जो ऊपर हमने फैक्टर्स पढ़े, जो लोग रिकॉम्बिनेशन लाते हैं या इवोल्यूशन लाते हैं, जैसे म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये एब्सेंस होनी चाहिए। अगर ये एक्शन में आ गए और रैंडम मीटिंग की जगह प्रेफरेंशियल मीटिंग हो रही है, देन द चांसेस ऑफ बीइंग हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। अब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल लार्ज पॉपुलेशन में दिखती है, और इन्होंने एक नाम दिया है कि जितने भी एलिल्स हैं जो रिसेसिव कैरेक्टर के हैं, जैसे ए, यहाँ पे इन्होंने रिसेसिव दिया है, तो दोनों एलिल्स को मिला के उसको उन्होंने क्यू स्क्वायर बोल दिया है। तो क्यू स्क्वायर क्या डिनोट करेगा? रिसेसिव ग्रुप। और कैपिटल है, इसको इन्होंने पी स्क्वायर बोला है, और ये रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट ग्रुप। डोमिनेंट ग्रुप, ओके। और कुछ लोग इंटरमीडिएट होंगे जो ए और ए से बने होंगे, ये आपने मेंडेलिन उसमें क्रॉस किया होगा। तो 2PQ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरमीडिएट पॉपुलेशन। इसको हम नीचे एक सीक्वेंस से देखेंगे तो डार्विन का एक फॉर्मूला बन गया, सॉरी हार्डी वेनबर्ग का, पी स्क्वायर, क्योंकि दो एलिल्स होते हैं डोमिनेंट के, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। 1 होना ही चाहिए क्योंकि हार्डी वेनबर्ग में हमने ऊपर ही पढ़ा सबका टोटल 1 होता है। इसको, ये जो इसको मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला निकलेगा p प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इस पे नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आई विल शो यू। वो तुम्हें देंगे कि एक पॉपुलेशन है जिसमें डोमिनेंट एलील 20
5 है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द रिसेसिव पॉपुलेशन ऑफ 25 दिया है, मतलब ये पी स्क्वायर की वैल्यू दी है, क्योंकि हमने अभी देखा डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर। अब पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 25, क्योंकि स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 5। इसको हमें कन्वर्ट करने का पॉइंट में, क्योंकि 1 में लेना है तो मतलब 0.5 हो जाएगी। तो क्यू कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो पी अगर 0.5 है तो क्यू कितना हो जाएगा, अगेन 0.5। तो यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझा हो। अब हम इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन की। डन। ह्यूमन इवोल्यूशन को मैं आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाऊंगा। वेट, विल सी अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। देखो ह्यूमन इवोल्यूशन, वन सेकेंड। ओके, लेट अस स्टार्ट। ह्यूमन इवोल्यूशन। ना, ह्यूमन इवोल्यूशन कब शुरू हुआ था, सबसे पहले ये याद रखो कि 65 मिलियन ईयर्स एगो कौन आए थे, कौन एक्सटिंक्ट हुआ था, डायनासोर्स की स्पीशीज खत्म हो गई थी। डायनासोर्स स्पीशीज एक्सटिंक्ट, उसमें से -50 कर दो तो कितना हो जाएगा, 15 मिलियन ईयर्स एगो। ह्यूमन इवोल्यूशन कब शुरू हुआ, 15 मिलियन ईयर्स एगो। 15 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले दो फॉसिल्स मिले थे। एक को हमने बोला था ड्रायोपिथेकस और दूसरे को हमने बोला था रामापिथेकस। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके फोटोज भी दिखाऊंगा, अभी हम इसको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो बेटर आप इसको समझो। ओके, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो थे वो लोग ट्रीज पे रहते थे और टेट्रापेडल थे। टेट्रापेडल मतलब 4 पैरों से चलते थे। उनके जैसे अभी हम बायपेडल हम सिर्फ पैरों से चलते हैं, पर इनिशियली ह्यूमन इवोल्यूशन जब शुरू हुआ था दे वर टेट्रापेडल। रामापैथिकस भी जो है वो टेट्रापेडल था। दे बोथ वेयर आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहते थे। नो, टेट्रापेडल और आर्बोरियल। ड्रायोपैथिकस जो थे वो ज्यादा एप लाइक दिखते थे, हमारे एंसेस्टर्स एप जैसे ही थे पहले। और रामापैथिकस जो इंडिया में फॉसिल मिला था, इंडिया में फॉसिल्स मिले थे इनके, सॉरी, वो भी कहाँ पे, शिवालिक रेंज पे। और ड्रायोपैथिकस का अफ्रीका में मिला था, ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये एप लाइक थे और रामापैथिकस वाज मोर मैन लाइक। रामापैथिकस वर मोर मैन लाइक। नाउ दोनों भी फ्रूट्स खाते थे और बॉडी पे काफी हेयर्स थे। ओके, तो ये थे तुम्हारे या हम सबके पुराने एंसेस्टर्स ड्रायोपैथिकस और रामापैथिकस। ड्रायोपैथिकस 15 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट स्पीशीज था जिसको देखा गया था।
उसके कुछ सालों बाद रामापैथिकस भी आया। दोनों भी टेट्रापेडल थे। एक ईस्टर्न अफ्रीका में फॉसिल मिला, एक इंडिया में शिवालिक रेंज या ऊपर उत्तराखंड साइड में जो हिमालय के रेंजेस है वहां पे मिला। दोनों में से एक एप लाइक ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक था, एक मैन लाइक। अब यहाँ पे हमने एप और मैन लाइक कैसे बोला? उनकी जॉ की साइज, जॉ साइज एप लाइक में या एप में ज्यादा होती है, जबकि मैन में थोड़ा सा जॉ कम होता है, जॉ साइज रिड्यूस होता है। दोनों भी फ्रूट्स खाते थे और दोनों के बॉडी पे काफी हेयर्स थे। ओके, ये था पहला दो तुम लोगों के एंसेस्टर्स या हम लोगों के ह्यूमंस के। बट इनके ब्रेन कैपेसिटी के बारे में, इनके नेचर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। उसके कुछ बहुत सालों के बाद एक न्यू स्पीशीज आई। ऑलमोस्ट 15 मिलियन में ये लोग आए थे। 13 मिलियन ईयर, 13 मिलियन सालों बाद एक न्यू स्पीशीज देखी गई अगेन ईस्टर्न अफ्रीका में ही, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलो से ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखा था ये, फर्स्ट टाइम कहाँ दिखा था? अफ्रीका के अंदर ही। ऑस्ट्रेलोपेथिकस अगेन कहाँ दिखे थे ये लोग? ईस्टर्न अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और फोटोज देखेंगे। आज के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को रीड करना है, ह्यूमन इवोल्यूशन में ट्रायो और रामापैथिकस देखना है, और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और ऊपर हुगो डी ब्राइस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनसीईआरटी से प्लीज डू रीड कर लेना। और एनसीईआरटी में दो डायग्राम्स हैं और डायनासोर का इवोल्यूशन है। वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू, एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में। पहले हम ह्यूमन इवोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे और उसके बाद विल कंटिन्यू इट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, थैंक यू।